Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 2 of chapter number 11, The Modern Age in Europe, Renaissance. We have discussed till here in part 1. We'll start part 2 with this topic, beginning of Renaissance. अब हम देखेंगे बेटा कि पुनर्जागरण की रेनेसांस की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है। तो एक बात आप अच्छे से याद रखें, भूलें ही ना कि इसकी शुरुआत होती है इटली से। द रेनेसांस फर्स्ट बिगेन इन इटली। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इटली। पहले ये इटली में होता है और उसके बाद फिर वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड हो जाता है। मतलब शुरुआत होगी इटली से, उसके बाद ये विश्व के जितने भी पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनमें ये पहुँचेगा। अब बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है, ये जानना कि भाई ये इटली से ही क्यों शुरू होता है और कहीं से क्यों नहीं। तो अब हम 1 बाय 1 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि इसकी शुरुआत इटली से ही क्यों होती है। देखो पहला पॉइंट तो ये है कि जब ग्लोरियस रोमन एम्पायर का रूल था उस टाइम सेंटर था रूल का क्या? इटली। ठीक है, इटली एक इम्पॉर्टेंट प्लेस था किस टाइम में? जब ग्लोरियस रोमन एम्पायर का रूल था। मतलब इटली की इम्पोर्टेंस उस टाइम में बहुत ज़्यादा थी। तो बेटा जब ग्लोरियस रोमन एम्पायर का फॉल होता है तो उसके हिस्टोरिकल रिमेन हमें कहाँ मिलेंगे? इटली में ही मिलेंगे ना, क्योंकि इटली एक मेजर सेंटर था उस टाइम में किसका? रोमन रूल का। तो इटली में हमें रिमेन्स मिलेंगे किसके? हिस्टोरिकल रिमेन्स मिलेंगे किसके? रोमन एम्पायर के। रेलिक्स मिलेंगे रोमन एम्पायर के। तो इस वजह से इटली की इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब रोमन एम्पायर रूल कर रहा था तो लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन सारी चीज़ें पीक पे थी। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, वो एडमायर किया करते थे रोमन एम्पायर को। तो जब इनको कुछ करने का टाइम आएगा, आर्टिस्ट को, स्कॉलर्स को, तो ये भी सोचेंगे ना, चलो यार हम वहाँ पहुँच के कुछ करते हैं जहाँ पर ग्लोरियस रोमन एम्पायर हुआ करता था। तो इटली गौरवशाली रोमन साम्राज्य का केंद्र था। ठीक है, यहाँ पर हमें हिस्टोरिकल रिमेन्स मिलेंगे, मतलब ऐतिहासिक अवशेष मिलेंगे रोमन एम्पायर के, रेलिक्स मिलेंगे। और इसी वजह से बहुत सारे स्कॉलर्स, आर्टिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं किसकी तरफ? इटली की तरफ। तो पहला रीज़न समझ में आया बेटा। अब हम सेकेंड रीज़न को डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड रीज़न को डिस्कस करें उसके पहले कंस्टेंटिनोपल के रिगार्ड में कुछ थोड़ा सा सुन लो। देखो कंस्टेंटिनोपल क्या है? आज का जो कंट्री टर्की है उसकी कैपिटल का नाम है इस्तांबुल, और इस्तांबुल को ही पहले क्या कहा जाता था? कंस्टेंटिनोपल। तो बेटा जो कंस्टेंटिनोपल था इसके ऊपर पहले रूल किया करते थे कौन? क्रिश्चियन। पर एक टाइम के बाद कंस्टेंटिनोपल किसके कंट्रोल में आ जाता है? टर्क्स के कंट्रोल में आ जाता है। अब यहाँ पर टर्किश रूल एस्टेब्लिश हो जाता है। तो जैसे ही टर्किश रूल यहाँ पर एस्टेब्लिश होगा, यहाँ पर जितने भी ग्रीक स्कॉलर्स वगैरह रह रहे होंगे कि यहाँ से भागेंगे। तो यहाँ पर जो वर्ड है फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल है ना, फॉल का मतलब यहाँ पर गिरना, टूटना, फूटना नहीं है। फॉल का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पावर से, कि भाई पहले यहाँ पर रूल कर रहे थे क्रिश्चियंस और अब यहाँ पर रूल करेंगे कौन? टर्क्स। ठीक है बात, टर्क्स बोले तो अब यहाँ पर इस्लामिक रूल होगा, इस्लाम रूल करेगा, और पहले यहाँ पर कौन रूल किया करता था? क्रिश्चियनिटी। तो जैसे ही कंस्टेंटिनोपल का फॉल होता है बहुत सारे ग्रीक स्कॉलर्स, थिंकर्स माइग्रेट करके इटली पहुंच जाते हैं और साथ में अपनी ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट को ले जाते हैं, आर्ट ट्रेजर को ले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने मास्टरपीस को छोड़कर जाएगा क्या? नहीं, वो उसको लेकर गए। तो ये जो स्कॉलर्स थे बेटा ये बहुत ही बढ़िया लोग थे, इंटेलिजेंट थे, नॉलेजेबल थे। तो जैसे ही इटली पहुंचेंगे तो ये यहाँ पर लोगों के अंदर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को इंस्टिल करेंगे, लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, क्वेश्चन पूछो, लॉजिक पे बातें करो, है ना, हर चीज़ के पीछे के रीज़न को जानने की कोशिश करो, ऑब्जर्वेशन करो। तो ये लोगों में स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को डेवलप करेंगे और एंथुजियाज़म को भर देंगे, है ना, किसमें? इटली के लोगों में। तो इटली के लोग भी बढ़िया से रेडी हो जाएंगे। काय के लिए? ये इटली के लोगों से कहते हैं कि भाई आप सब अपने मास्टरपीस को रेडी करो। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे इटालियन आर्टिस्ट होते हैं, उनको ये लोग बहुत एनकरेज करते हैं ग्रीक स्कॉलर्स की, आप सबकी ड्यूटी है ना, आप सबको करना ही चाहिए कि भाई जो भी कला आपको आती है, जो भी आर्ट आपको आता है उसमें मास्टरी हासिल करो, उसका मास्टरपीस बनाओ, है ना। चलो
तो ये जो स्कॉलर्स थे नॉट ओनली इंस्टिल्ड अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड एंथुजियाज्म अमंग द पीपल ऑफ इटली, पर वो लोगों को एनकरेज भी करते हैं इटालियन आर्टिस्ट को कि आप, और मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग जो राइटिंग कर सकते हैं, पोएम बना सकते हैं, ड्रामा लिख सकते हैं, उन्हें भी ये एनकरेज करते हैं, डू समथिंग, मेक योर मास्टरपीस ऑफ आर्ट, लिटरेचर का मास्टरपीस बनाओ, आर्ट का मास्टरपीस बनाओ। तो जो इटालियन आर्टिस्ट होंगे वो आर्ट का मास्टरपीस बनाएंगे, जो मैन ऑफ लेटर्स होंगे वो लिटरेचर का मास्टरपीस बनाएंगे। और बेटा एक दूसरी अच्छी बात थी इटली की, वो ये थी कि इटली के पास थी इनॉर्मस वेल्थ, बहुत सारा पैसा जो इन्होंने एक्यूमुलेट किया था। एक्यूमुलेट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, किससे? ट्रेड से, व्यापार कर करके इटली ने अपने पास बहुत सारा पैसा रख रखा था, बहुत वेल्थ थी इटली में, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न बनता है ना, जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा रेनेसांस में। अच्छा, ये पैसा इटली ने किससे कमाया था? किससे ट्रेड करके? ईस्ट से ट्रेड करके। ईस्ट बोले तो हमारा वाला एशिया के ईस्ट वाला रीजन, मतलब अरे यार एशिया का ईस्ट क्या बोलो, देखो यहाँ पर ये है इटली यूरोप में, यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर अफ्रीका, और ये है मिडिल ईस्ट, और उसके बाद यहाँ पर है हमारा इंडिया। तो ईस्ट, ये इटली का ईस्ट और ये इटली का वेस्ट है, तो इटली ने ईस्ट में ट्रेड करके, भले वो ट्रेड इनसे किया हो, इनसे किया हो या इनसे किया हो, बहुत पैसा कमाया। रेनेसांस में किसका भी कंट्रीब्यूशन था बेटा? उस वेल्थ का जिसको अर्न किया था इटली ने, किसके साथ ट्रेड करके? ईस्ट के साथ ट्रेड करके, ठीक है। जो वेल्दी मर्चेंट्स थे इटली के, उन्होंने पैट्रोनाइज किया आर्टिस्ट को, लिटरेरी फिगर्स को, और यूज़ किया अपनी वेल्थ को फॉर द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल कल्चर एंड लिटरेचर। देखो जो रिच मर्चेंट्स थे उन्होंने थोड़ा पैसा किसको दे दिया? आर्टिस्ट को दे दिया, लिटरेरी फिगर्स को दे दिया कि भाई आप अपनी लाइवलीहुड की चिंता नहीं करो, आपको 2 टाइम का खाना, कपड़े, सैलरी हम दिया करेंगे, बस आप तो अपना मास्टरपीस बनाओ। यहाँ पर जो वेल्दी मर्चेंट्स थे इटली के, वो खुद भी चाहते थे कि रिवाइवल हो क्लासिकल कल्चर का, लिटरेचर का। और जिसके पास पैसा होता है ना बेटा, वो थोड़ा बहुत पैसा अगर चाहे तो इस तरीके से दे सकता है लोगों का, कंट्री के वेलफेयर में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। और ऐसा ही किया किसने? इटली के मर्चेंट ने। बेटा जब क्रूसेड्स हो रहे थे, क्रूसेड्स हमने पहले भी डिस्कस किया, धर्म युद्ध किसके किसके बीच में हो रहे थे? क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स के बीच में, है ना। तो ये जो क्रूसेड्स हो रहे थे, जब जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस हुए तो इटालियंस जो थे वो किसके कांटेक्ट में भी आए? ईस्ट के कांटेक्ट में आए। और जब वो ईस्ट के कांटेक्ट में आए तो उनका विजन ब्रॉडन हुआ, उन्हें समझ में आने लगा कि भाई पुनर्जागरण की ज़रूरत तो है, फिर से चीज़ों को नए तरीके से देखने और सोचने की ज़रूरत तो है। रेनेसांस को इम्पीटस इस बात से भी मिला, किस बात से? जब इटली के लोग किसके कांटेक्ट में आए? ईस्ट के कांटेक्ट में आए। और ये कब पॉसिबल हो पाया बेटा? क्रूसेड्स के टाइम पे, धर्म युद्ध के टाइम पे। अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ रेनेसांस। इम्पैक्ट बोले तो प्रभाव। तो जो रेनेसांस था उसका ग्रेट इम्पैक्ट था किस पे? डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ या ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आर्ट चेंज हुआ, आर्ट बोले तो कला, जैसे पेंटिंग, और क्या हो सकता है आर्ट में, या और कोई क्रिएटिव वर्क, ठीक है। लिटरेचर, फिलॉसफी, साइंस, रिलीजन एक्सेट्रा, सब के ऊपर इम्पैक्ट आया किसका? रेनेसां का, ठीक है। तो रेनेसां ने ग्रेट इम्पैक्ट क्रिएट किया डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ्स पे, भले वो आर्ट हो, लिटरेचर हो, फिलॉसफी हो, साइंस हो, रिलीजन हो, है ना, दर्शन शास्त्र हो, साहित्य हो, विज्ञान हो या धर्म हो। इट वॉज ड्यू टू द स्पिरिट ऑफ रेनेसांस। रेनेसांस की स्पिरिट की वजह से ही हमने देखा कि आर्ट की फील्ड में थॉट्स, लिटरेचर, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स का एमरजेंस हो। तो ऑल इन ऑल ये कहना चाह रहे हैं कि आर्ट हो, थॉट हो, लिटरेचर हो, इन सब में हमने क्या देखी? नई विशेषताएं, महत्वपूर्ण विशेषताएं। ये जो वर्ड ट्रेड्स है इसका मतलब क्या ही होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशलिटी, है ना। पहले हम आर्ट को पढ़ेंगे, मतलब कला को पढ़ेंगे। तो बेटा जो रेनेसांस था उसने सिर्फ बेटा रीबर्थ नहीं किया लर्निंग का, ठीक है, पर इसने रीबर्थ आर्ट का भी किया, ठीक है।
देखो लर्निंग का नया तरीका, नई तरीके की सोच वो तो सोसाइटी में आई ही आई, पर आर्ट भी चेंज हुआ। ठीक है, जब मिडिवल टाइम था, जो पेंटिंग और स्कल्पचर हुआ करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ किसको प्रोपिगेट करते थे? रिलीजन। जो पेंटिंग देखोगे, जिस भी क्रिएटिव काम को आप देखोगे, उसमें आपको हमेशा क्या ही मिलेगा? धर्म। धर्म को प्रोपोगेट करती हुई, धर्म का प्रचार प्रसार करती हुई। प्रोपिगेशन का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, फैलाना, तो वो धर्म को प्रोपोगेट करती दिखेगी। ठीक है, जो कलर्स होते थे जिन्हें पेंटर्स यूज़ करते थे, वो भी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होते थे कि भाई इन कलर्स का यूज़ होगा और इन कलर्स का यूज़ नहीं होगा। पर रेनेसांस के टाइम पे जो आर्टिस्ट आए, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम इन रूल्स से तो अबाइड नहीं है, ये रूल्स रेगुलेशन हम नहीं मानते, जो मेडिवल रूल्स ट्रेडिशंस हैं वो हमारे नहीं हैं, हम उनसे तो अबाइड नहीं रहेंगे, हम उनसे बंध के नहीं रहेंगे। तो उन्होंने नए आर्टिस्टिक मेथड्स को यूज़ करना चालू किया। फ्रेस्कोस फॉर वॉल, जब दीवारें जो होती हैं, दीवारें जब गीली होती हैं तभी अगर उसके ऊपर कोई डिज़ाइन बना दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? फ्रेस्कोस। फ्रेस्कोस फॉर वॉल पिक्चर्स, ऑयल कलर्स का यूज़ किया, वुड कट्स का यूज़ किया, दीवारों पे फ्रेस्कोस हुए। ठीक है, जब गीली दीवार पर हम कोई डिज़ाइन बनाते तो उसको क्या कहते हैं? फ्रेस्कोस। ठीक है, ऑयल कलर्स का यूज़ हुआ, वुड कट्स का यूज़ हुआ, क्योंकि बेटा इन लोगों ने ऑप्टिक्स को पढ़ा हुआ था, ज्योमेट्री को पढ़ा हुआ था, तो इनके पास अच्छा खासा नॉलेज था, जिसके थ्रू इन्होंने इनकी पेंटिंग्स को और ज़्यादा डेवलप किया। बेटा इन्हें ऑप्टिक्स का अच्छा खासा नॉलेज था, प्रकाशिकी का अच्छा खासा नॉलेज था, ज्यामिति का अच्छा खासा नॉलेज था, और इस नॉलेज को यूज़ करके इन्होंने डेवलप किया डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन देयर पेंटिंग्स। देन इन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी को भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। ह्यूमन एनाटॉमी की बात अगर हम करें, तो ये क्या है? मानव शरीर रचना, मतलब एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी किस टाइप की है, उसका भी इन्होंने प्रॉपर स्टडी किया था, जिसकी वजह से ये बता पाए कि गेस्चर, एक्सप्रेशन, इनको ओरिजिनली कैसे पेंटिंग पे दिखाया जाए। क्योंकि ह्यूमन बॉडी की आपने प्रॉपर स्टडी की तो आपको पता चल गया कौन सा गेस्चर कब आता है, कौन सा एक्सप्रेशन कब होता है, तो आप पेंटिंग्स को उसको और अच्छे से दिखा पाए। तो बेटा इन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी को भी स्टडी किया, जिससे ये इस बात को फाइंड कर पाए कि भाई ये जो अंडरलाइन गेस्चर्स हैं, एक्सप्रेशन है, इनका मैकेनिज्म क्या होता है। अब हम पेंटिंग की बात करेंगे बेटा। रेनेसांस पेंटर्स जो थे, उन्होंने हाई स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किए बेटा, किसके? पेंटिंग्स के। कुछ ग्रेटेस्ट पेंटिंग इस टाइम में बनी जो आज तक की सबसे अच्छी पेंटिंग है। इन्होंने अपने टैलेंट को दिखाया। क्यों? क्योंकि चर्च के रिजिड रूल्स इन्हें रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए। जैसे कलर्स का इन्हें यूज़ करना था वैसे कलर्स का इन्होंने यूज़ किया। दे हैड अ ह्यूमनिस्टिक सेक्युलर अप्रोच, और ऐसा नहीं है कि इन्हें रिलीजियस कुछ दिखाना था, है ना, रिलीजियस प्रोपेगेशन पे कोई पेंटिंग बनानी थी, तो इन्होंने ह्यूमनिस्टिक सेक्युलर अप्रोच के ऊपर पेंटिंग्स बनाई और प्रोड्यूस्ड हाईली आर्टिस्टिक एंड लाइफ लाइक पेंटिंग। बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक लाइफ लाइक पेंटिंग्स इस टाइम में पेंटर्स ने बनाई। और बेटा कुछ पेंटिंग्स तो इतनी अच्छी थी जो आज तक जानी जाती हैं। इसी में से एक पेंटिंग है मोनालिसा की पेंटिंग, जिसे बनाने वाले थे लियोनार्डो दा विंची। कुछ प्रोमिनेंट पेंटर्स को जो रेनेसां पीरियड के थे, अब हम पढ़ेंगे। पहले थे लियोनार्डो दा विंची। ये ग्रेट पेंटर थे, स्कल्पटर थे, म्यूजिशियन भी थे और साइंटिस्ट भी थे। भाई एक व्यक्ति में इतनी क्वालिटीज़ कैसे हो सकती हैं जो लियोनार्डो दा विंची में थी? साइंटिस्ट, म्यूजिशियन, स्कल्पटर और ग्रेट पेंटर। दा विंची रिसीव नो फॉर्मल एजुकेशन, इन्हें कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला था। रीडिंग राइटिंग, बेसिक रीडिंग राइटिंग ये जानते थे, थोड़ा सा मैथ्स जानते थे। पर बेटा इनके जो पापा थे वो इनके आर्टिस्टिक स्किल्स को, टैलेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। ठीक है, जब ये 15 ईयर के थे, तो जब ये 15 साल के थे बेटा, देखो इनके पापा कितने समझदार थे कि उन्होंने देखा कि भाई मेरे बच्चे में आर्टिस्टिक टैलेंट है,
तो इसको मैं किसी के पास ट्रेनिंग दिला देता हूँ तो वो उन्हें अप्रेंटिस का मतलब होता है किसी के पास जाके कुछ सीखना, स्पेशली वर्कशॉप वगैरह में जाके जब आप कुछ सीखते हो तो उसको क्या कहते हैं, अप्रेंटिस। तो जब ये 15 साल के थे तब इनके पापा इन्हें किसके पास छोड़ आते हैं, एंड्रिया डेल वेरोचियो, एंड्रिया डेल वेरोचियो के पास छोड़ के आ जाते हैं, जो खुद बहुत बड़े स्कल्प्टर यहाँ पर भी आया था बेटा, आपको मैंने बताया नहीं। स्कल्प्टर का मतलब होता है मूर्तिकार, ठीक है। तो जो ये एंड्रा डेल वेरोचियो थे, विरोचियो देख लेना, दोनों जगह अलग अलग प्रोनाउंसिएशन दिखा रहा है इसका। तो एंड्रा डेल विरोचियो जो थे, जो ये कहाँ से थे, फ्लोरेंस से थे। ये बहुत बड़े पेंटर भी थे और स्कल्प्टर भी थे, पेंटिंग भी कर लेते थे और बड़े मूर्तिकार भी थे। किस जगह से थे, फ्लोरेंस से थे। फॉर अबाउट अ डिकेड, लगभग 10 साल विंची ने अपनी पेंटिंग के ऊपर काम किया, उसको रिफाइन किया। पेंटिंग के साथ साथ उन्होंने स्कल्प्टिंग टेक्निक्स भी सीखी। तो लगभग 10 साल, एक डिकेड, विंची ने पेंटिंग के ऊपर काम किया, पेंटिंग के जो आर्ट था उसको रिफाइन किया, है ना, मतलब अपने ऊपर बहुत काम किया। फिर स्कल्प्टिंग टेक्निक सीखी, मूर्ति बनाना सीखा और पूरी तरीके से अपने को ट्रेन किया किसमें, मैकेनिकल आर्ट्स में। बेटा ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग का नाम है द लास्ट सफ़र। द लास्ट सपर, इस पेंटिंग को भी किसने बनाया है, लियोनार्डो द विंची ने। बेटा द विंची का इंटरेस्ट सिर्फ फाइन आर्ट्स में ही नहीं था, इसके अलावा भी उनके इंटरेस्ट की जो रेंज थी बहुत बड़ी थी। उन्होंने नेचर को पढ़ा, मैकेनिक्स को पढ़ा, एनाटॉमी को पढ़ा, ह्यूमन बॉडी को पढ़ा, मैकेनिक्स को पढ़ा, नेचर को पढ़ा, फिज़िक्स भौतिकी को पढ़ा, आर्किटेक्चर को पढ़ा, वेपनरी को पढ़ा, मतलब शस्त्र बनाने वाली जो विद्या है उसको पढ़ा। और इन्होंने देखा कि जो साइंस और आर्ट है ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं रादर देन डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन। लियोनार्डो दा विंची का कहना ये था कि साइंस और आर्ट ये अलग अलग डिसिप्लिन्स नहीं है बेटा, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, है ना। एंड थॉट दैट आइडियाज़ फॉर्मुलेटेड इन वन रिल्म कुड एंड शुड इन्फॉर्म द अदर। मतलब ये एक दूसरे से इतनी ज़्यादा रिलेटेड है, मतलब एक फील्ड में अगर कोई चेंज आ रहा है तो दूसरी में भी आ ही जाए। तो लियोनार्डो दा विंची का कहना ये था कि ये डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन से ज़्यादा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। इन्हें आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तरह ना देखें, ये तो वो चीज़ें हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। विज्ञान और कला को अलग अलग विषयों की बजाय पूरक के रूप में देखना चाहिए, ऐसा विचार था किसका, लियोनार्डो दा विंची का। और उनका मानना था कि विचार एक फील्ड में आएंगे तो दूसरी फील्ड में चेंजेस ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगे। उन्होंने बहुत समय दिया, नेचर के साथ रहे, साइंटिफिक लॉस को टेस्ट किया कि भाई जो बात कही जा रही है वो सही है कि नहीं। डिसेक्टिंग बॉडीज ह्यूमन, डाइसेक्ट करना मतलब काटना पीटना, है ना, भागों में बांट देना। डाइसेक्टिंग बॉडीज़, इन्होंने ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट किया, एनिमल बॉडी को डाइसेक्ट किया। सोचते रहे, लिखते रहे, किसके रिगार्ड में, अपने ऑब्जर्वेशन के रिगार्ड में। तो सोचो भाई कितने कमाल के आदमी थे, नेचर के साथ भी रहे, साइंस भी पढ़ा, आर्ट भी पढ़ा, आर्ट बनाया, पेंटिंग बनाई, ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट किया, एनिमल बॉडी को डाइसेक्ट किया, साइंटिफिक लॉज को टेस्ट किया। मतलब सोचो कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति था। और बेटा लियोनार्डो सिर्फ सोचते ही नहीं थे, अपने ऑब्जर्वेशंस को लिखते भी थे। देखो इन्होंने ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट किया, एनिमल बॉडी को डाइसेक्ट किया, ठीक है। तो ये जब भी अपने ऑब्जर्वेशंस को सोचते तो थे अपने ऑब्जर्वेशन के लिए, पर उसको लिख भी देते थे। 1490s में विंची ने नोटबुक फिल करना चालू किया किसके ऊपर, 4 ब्रॉड थीम्स के ऊपर। एट सम पॉइंट इन द अर्ली 1940s की शुरुआत में किसी टाइम पर विंची ने अपनी नोटबुक्स को फिल करना चालू किया जो 4 ब्रॉड थीम्स पे थी। पहली थीम थी पेंटिंग, दूसरी आर्किटेक्चर, तीसरी मैकेनिक्स, तीसरी ह्यूमन एनाटॉमी। और थाउजेंड्स ऑफ पेजेस क्रिएट किए जिसमें इन्होंने इलस्ट्रेशंस को ड्रॉ किया हुआ था, पेंटिंग बनाई हुई थी, आर्किटेक्चर बनाया हुआ था, मैकेनिक के डिज़ाइन थे, ह्यूमन बॉडी के डिज़ाइन थे, वो भी बहुत नीट एंड क्लीन।
इनकी जो पेंटिंग है वर्जिन ऑफ द रॉक्स, द लास्ट सपर, मोनालिसा, ये मास्टरपीस है आर्ट का। और उस टाइम का नहीं बेटा, टिल डेट मोनालिसा सबके लिए मिस्ट्री है। नई टेक्निक्स इन्होंने अडॉप्ट की पेंटिंग में, ठीक है, और क्योंकि टू गिव अ फाइन फीलिंग ऑफ रियलिटी। अब हम पढ़ेंगे माइकल एंजेलो को। माइकल एंजेलो भी क्या थे? पेंटर थे, मतलब पेंटिंग बनाते थे। स्कल्प्टर मतलब मूर्तिकार थे। आर्किटेक्ट भी थे। आर्किटेक्ट बोले तो जो बिल्डिंग वगैरह नक्शा वगैरह बनाते हैं वो लोग। पेंटर बोले तो जो पेंटिंग करते हैं। और स्कल्प्टर बोले तो जो मूर्ति बनाते हैं। और पोएट बोले तो कविताकार। भाई मुझे यही समझ में नहीं आता कि इन लोगों में इतने सारे गुण एक साथ कैसे थे। हम तो एक काम ढंग से नहीं कर पा रहे, उसी में रोना आ रहा है, टाइम नहीं है, कभी कुछ नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। पर देखो, पेंटर, स्कल्प्टर, आर्किटेक्ट और पोएट कौन? माइकल एंजेलो। इन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया पेंटिंग्स पे। और किसकी पेंटिंग्स पे? ह्यूमन फिगर की। ये बहुत फेमस रहे इनकी पेंटिंग जो इन्होंने कहाँ पर बनाई बेटा? और ये बहुत ही फेमस पेंटिंग कहाँ पर बनाई इन्होंने? सिस्टीन चैपल इन वेटिकन। वेटिकन में सिस्टीन चैपल है, उसके ऊपर इनकी बहुत सारी फेमस पेंटिंग्स हम देख सकते हैं। और इन्हीं पेंटिंग से ये फेमस हुए थे। ही इज़ फेमस फॉर हिज पेंटिंग। अगर पूछा जाए कि माइकल एंजेलो क्यों फेमस थे, तो बेटा फेमस तो थे क्योंकि ये स्कल्प्टर, आर्किटेक्ट, पोएट भी थे। पर सबसे ज़्यादा फेमस कब हुए? जब इन्होंने सिस्टीन चैपल जो वेटिकन में है वहाँ पर उसके ऊपर अपनी पेंटिंग्स बनाई। इन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल के दो पार्ट है, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसके जितने भी इंसिडेंट थे, उसमें जो भी पर्सन थे। देखो नई वाली जो बाइबल है जीसस क्राइस्ट वाली है, ओल्ड वाली जो है ओल्ड टेस्टामेंट जो है बाइबल का, उसमें जितने भी इंसिडेंट थे उसको डेपिक्ट किया सिस्टीन चैपल की वॉल्स पर। उसमें जो पर्सन थे उन्हें मेंशन किया। हिज लास्ट जजमेंट एंड फॉल ऑफ मैन, इनका जो लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन था, ये भी बहुत फेमस वर्क हैं आर्ट के। अगर आज भी दुनिया में आर्ट वर्क की बात होती है, माइकल एंजेलो के लास्ट जजमेंट और फॉल ऑफ मैन दोनों को ही याद किया जाता है। फिर हम बात करेंगे रफ़ेल की। तो रफ़ेल बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट थे। कहाँ के? फ्लोरेंटाइन स्कूल के, ठीक है। और इनका जो मोस्ट सेलिब्रेटेड पेंटिंग था वो था सिस्टाइन मैडोना। ये बहुत सालों तक रोम में रहे और अपनी सर्विसेज पोप को देते रहे। वेटिकन को डेकोरेट किया, सेंट पीटर्स चर्च के ऊपर डिज़ाइनें बनाई। तो रफ़ेल एक ग्रेट आर्टिस्ट थे। किस स्कूल के? फ्लोरेंटाइन स्कूल के, ठीक है। इनकी जो मोस्ट सेलिब्रेटेड पेंटिंग है वो है सिस्टाइन मैडोना। ये बहुत सालों तक रोम में रहे, अपनी सर्विसेज पोप को देते रहे, वेटिकन को डेकोरेट किया और सेंट पीटर्स चर्च को भी इन्होंने डिज़ाइन किया। अब हम मूर्ति बनाने की कला को पढ़ेंगे, स्कल्पचर को पढ़ेंगे। तो देखो बेटा जैसे ही रिवाइवल होता है किसका? एंटिकिटी का। द रिवाइवल ऑफ द स्टडी ऑफ एंटिकिटी। एंटिकिटी बोले तो प्राचीन काल, मतलब पुराने टाइम में जो हुआ है उस स्टडी का जब रिवाइवल होता है तो हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है स्कल्पचर की फील्ड में भी। जैसे ही रिवाइवल होगा एंटिकिटी का, महान एक बहुत ग्रेट हम चेंज देखेंगे स्कल्पचर की फील्ड में। कुछ जो रेनेसॉन आर्टिस्ट थे वो कॉपी करेंगे मास्टरपीस को। किसके मास्टरपीस को? ग्रीक्स के, रोमन्स के। बल्कि कि जो दूसरे व्यक्ति होंगे वो आउटस्टैंडिंग पीस बनाएंगे जो ग्रीक क्रिएशन का रिवाइवल होगा। फिर से ध्यान से सुनो। अब हम मूर्ति कला को पढ़ रहे हैं, स्कल्पचर को पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही रिवाइवल होता है किसका? स्टडी ऑफ एंटिकिटी, प्राचीन काल की अध्ययन का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ग्रेट इम्पैक्ट आता है स्कल्पचर की फील्ड में भी। कुछ जो रेनेसां आर्टिस्ट होते हैं वो तो ग्रेट मास्टरपीस जो ग्रीक्स के थे, रोमन्स के थे, उसको ही कॉपी करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आउटस्टैंडिंग पीस बनाते हैं, जो किसका रिवाइवल होता है? ग्रीक क्रिएशंस का रिवाइवल होता है।
अब बेटा ध्यान से सुनना, हम कुछ आउटस्टैंडिंग स्कल्पचर्स को डिस्कस करेंगे किस पीरियड के, रेनेसां पीरियड के। तो जो फर्स्ट ग्रेट स्कल्पचर था रेनेसां पीरियड का, वो बनाने वाले थे डोनाटेलो। और ये जो डोनाटेलो थे, इन्होंने बनाया ब्रोंज स्टेच्यू, एक कांस्य की मूर्ति, जिसे गोल्ड सोना होता है, सिल्वर चांदी होती है, वैसे ही ब्रोंज को हिंदी में हम कांस्य बोलते हैं। तो कांस्य की एक मूर्ति बनाई किसने, डोनाटेलो ने, जिसमें उन्होंने डेविड को दिखाया कि भाई डेविड जीत गया है, किससे जीत गया है, गोलियत से जीत गया है। स्लेन गोलियत एक नेगेटिव कैरेक्टर रहता है, डेविड उसको पत्थर मार मार के मार देते हैं, पूरी तरह मार देते हैं, तो उनकी बॉडी को जीता किसने, डेविड ने। ऐसा एक ब्रोंज स्टैचू में दिखाया किसने, डोनाटेलो ने। बहुत बढ़िया मूर्ति है वो। फिर जो एक और फेमस स्कल्पचर थे इटली के, उनका नाम था लोरेंजो गिबर्ती। इन्होंने 20 साल काम किया और बेटा 2 पेयर बनाए ब्रोंज डोर के, जिन्हें लगाया गया किस पे, बेपेस्ट्री एट फ्लोरेंस। फ्लोरेंस में जो बेपेस्ट्री है उस पे ब्रोंज दरवाज़ों को बनाया गया, लगाया गया। और इन दरवाज़ों को बनने में कितना टाइम लगा, 20 साल। लोरेंजो गिबर्ती ने 20 साल काम किया, 2 पेयर बनाए ब्रोंज दरवाजे के, जो कहाँ पर लगे हुए हैं, बेपेस्ट्री एट फ्लोरेंस। बेटा जो माइकल एंजेलो थे, इन्होंने एक स्टेचू बनाया रोम में, जिसे कहते हैं पीटा। पीटा एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि भाई एक ऐसी मूर्ति बनाई गई है जिसमें मैरी है, जो दुख में है। और क्यों दुख में है, क्योंकि उनका जो बेटा है जीसस, उसको क्रूसीफाई कर दिया गया था, तो उसकी डेड बॉडी उनके हाथों में है और वो दुखी दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा दिखाया गया है किसमें, पीटा में। पीटा एक इटालियन वर्ड है, दैट मीन्स or that refers to a depiction of Virgin Mary mourning over the dead body of Jesus Christ। इसका पिक्चर भी है, देखो, ये है पीटा, जिसमें ये है मैरी और ये है जीसस क्राइस्ट, जिनको क्रूसीफाई कर दिया गया था। तो बेचारी दुख में है, किसी माँ के बच्चे को ऐसे क्रूसीफाई कर देंगे तो कैसे लगेगा। और मदर मैरी को कैसे दिखाया गया है कि वो बैठी हुई हैं, जो जीसस की बॉडी उनके हाथों में है, ठीक है। A huge statue of David in Florence and a statue of Moses were also made by Michelangelo। एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया है डेविड का फ्लोरेंस में, किसने, माइकलएंजेलो ने ही। फिर मॉसेस का भी स्टैचू बनाया है, वो भी किसने बनाया है, माइकलएंजेलो ने बनाया। इटली में बहुत ज़्यादा काम हुआ स्कल्पचर के ऊपर, मूर्ति के ऊपर। इन इटली मेनी स्कल्पटर्स वर्कड फॉर द पोप्स और रिच मर्चेंट्स। बहुत चर्च को डेकोरेट करने के लिए इन्होंने स्कल्पचर को रखा, पैलेसेस को ब्यूटीफाई किया, डेकोरेट किया थ्रू स्कल्पचर्स, मूर्तियों के थ्रू, है ना। बाद में जो स्कल्पचर्स थे उन्हें इंग्लैंड में भी इनवाइट किया गया। जो मूर्तिकार थे उन्हें कहा गया, इंग्लैंड वाले लोगों ने, आओ यहाँ पर भी कुछ बनाओ। फ्रांस वाले लोगों ने बुलाया, स्पेन में बुलाया। और ये जो रेनेसां के टाइम का आर्ट था, वो फिर धीरे धीरे करके वेस्टर्न यूरोप में भी फैल गया। बेटा लिटरेचर वाला जो पार्ट है, वो अब हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे।